हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर में आपने एंजॉय किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखा था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, और फिर आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, कि एक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। जिस तरह से हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अगर मैं यहां से कंसीडर कर लूं कि लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी, हियर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और ओ जो है द सेंटर ऑफ द डाइपोल है। O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2a है, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। और मेरे पास अगर ये कोई एक पॉइंट P है विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड इट पोजिशन vectors makes an angle theta with the axis of the dipole। तो डाइपोल के एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बनाता है, तो हम लोग इंटरेस्टेड है कि इस P पॉइंट्स पे डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो AB डाइपोल हो गया, O सेंटर हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो जब आप सिर्फ प्लस क्यू चार्ज को लोगे तब आपके पास यहाँ पर इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल एट P, अगर मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R1। अगर ये वैल्यू मेरे पास यहां से R1 हो गई और इसको हमने R2 कर दिया। इसी तरह से हम आपसे कहेंगे कि पोटेंशियल एट P, और ये हो जाएगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V2 which is equal to 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R2। तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल प्लस होगा, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल माइनस होगा। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम आपसे कह देंगे कि पोटेंशियल एट P, कि पोटेंशियल एट P, तो दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये मेरा हो जाएगा V1 प्लस V2। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 1/4πε0 Q अपॉन R1 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R2। तो एक Q अपॉन R1 हो गया और दूसरा मेरा यहाँ से Q अपॉन R2 हो गया। तो जब आप यहां से इसको लेकर के देखोगे कि 1/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। यहाँ पे हमने यहां से इसको पोटेंशियल को फाइंड कर लिया। अब नाउ द हियर द नोन क्वांटिटीज R एंड थीटा। तो आपका क्या काम होगा कि आप R1 एंड R2 को
आर एंड थीटा के टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस करो। तो अगर मैं ओपी को सी पॉइंट तक हमने बढ़ाया और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरे पास सी हो गया। तो हमने यहां से कह दिया कि जस्ट हमने ड्रॉ किया ए सी परपेंडिकुलर ओ सी, और हमने ड्रॉ किया बी डी परपेंडिकुलर ओपी, बी डी परपेंडिकुलर ओपी। इफ दिस एंगल इज थीटा, देयरफॉर दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये एंगल थीटा है तो आप कहोगे कि ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल AOC में, अगर ट्रायंगल AOC में अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं cos थीटा। दिस कैन बी रिटन एज OC अपॉन OA, देयरफॉर OC इज इक्वल टू हो जाएगा A cos थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOD में, अगर मैं ट्रायंगल BOD में लिखूंगा cos थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज OD अपॉन OC, देयरफॉर OD इज इक्वल टू A cos थीटा। देखो अब हमने ये फाइंड कर लिया। अगर मैं आपसे कह दूं इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर हम कह सकते हैं कि डाइपोल क्या है, वेरी स्मॉल है, कि इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, तो अगर डाइपोल मेरा वेरी स्मॉल हो गया, तब मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरे पास यहां से ये हो जाएगा कि PC which is equal to AP, that is R1 which is equal to R plus A cos theta. Okay, this is equal to R1 plus A cos theta, and मैं यहां से लिख सकता हूं PD which is equal to R1 that is equal to R minus A cos theta. Now you can substitute here the value of R1 and R2. तो जब आप यहाँ पे R1 and R2 के वैल्यू को लिखोगे तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा। तो एक R माइनस A cos थीटा हो गया। अगर आप इसको ऐड करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A cos थीटा Q इंटू 2A, और ओपन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, कि अगर कोई एक डाइपोल होगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस, ये जो है आप कह सकते हो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपके पास ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप किसी भी पॉइंट्स पे, एट एनी पॉइंट्स पे आप उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हो। अगर मैं आपसे कह दूं
ये मेरे पास एक डाइपोल है, तो हम आपसे कहेंगे कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होगा, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होगा, एट एनी पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं कह दूं कि इफ द पॉइंट लाई एट द एक्सियल लाइन, यानी मैं कह दूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये होगा कि दिस इज एक्सियल लाइन। ओके, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब हम लोग कहेंगे कि ये मेरा एक्सियल लाइन हो जाएगा। तो अब आप यहां से लिख सकते हो कि पोटेंशियल आप लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी अगर आप एक पॉइंट लोगे तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अगर यही मैं कह दूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स इक्वेटोरियल लाइन, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, इक्वेटोरियल लाइन अगर हो जाता है तो cos 90 0 होता है। कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप कोई भी अगर एक पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग कहेंगे कि उसके लिए पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर सपोज करो कि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप r डिस्टेंस पे हो पोटेंशियल 0 है तो 2r पे कहेंगे तब भी पोटेंशियल 0 रहेगा, r/2 पे कहेंगे। मीन्स अगर एक इक्वेटोरियल लाइन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो इसमें आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज से देखना होगा। तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज, और एक बहुत अच्छा कभी कभी इस टाइप से कि जैसे देखिए कि पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आप कह सकते हो कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा डाइपोल के लिए, इसके लिए अगर आप यहां से कहेंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में आता है, आपको ड्राइव करना है, इसका एप्लीकेशन भी आप इसको करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो है ना किसी भी पॉइंट्स पे अब R की वैल्यू थीटा की वैल्यू गिवन होगी। अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो आप उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका फाइंड कर सकते हो, आप उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे। अब देखो आज हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, जो हम आपको बताएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंट्रेंस से भी जो है ना ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इट इज दैट सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। मीन्स ये एक
ऐसा सरफेस होगा जहां पे हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वर्क डन ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो चेंज पोटेंशियल होगा नहीं, तो देयरफॉर आप कहोगे कि अगर कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन क्या होगा, आपका 0 होगा। अब जैसे देखो, जिस तरह से काफी इस टाइप का आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे मैं यहां से ले लेता हूं कि यहां से अगर ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो तुम कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, हम यहां से कह सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर लाइन है, दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हम यहां से कहेंगे कि दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास अगर ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो आप जानते हो कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक है, सॉरी फॉर द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है रेडियली आउटवर्ड होती है। तो अब आप यहां से कहोगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना, कि जस्ट यहां से ये ऐसे निकलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मेरे पास यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो रेडियस सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होती है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है आपकी रेडियली आउटवर्ड होती है। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मस्ट बी कंसेंट्रिक सर्किल। आप यहां पे कहेंगे कि ये सब जो हो जाएगा, इसमें ये सब जो सरफेसेस हैं, आप इसको कहोगे कि दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे ये जो कंसेंट्रिक सर्किल है, हमने यहां से कह दिया कि ये मेरे पास कंसेंट्रिक अगर सर्किल हो जाता है तो इसको मैं यहां से कहूंगा दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। अब जैसे देखो, अगर मैं कह दूं कि यहां पे अगर मेरे पास अगर ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने कह दिया कि दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मेरे पास यहां से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सब यहां से ऐसे निकले। आप यहां से कहोगे कि इस तरह से सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी यहां से ऐसे निकले। दिस इज द, यहां से रेडियली आउटवर्ड हुई, यहां से आपके पास ये निकली। ठीक है, तो जब ये सब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, तब इसके लिए हम कहेंगे दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां से जो गिवन है इसको हम लोग कहेंगे कि ये मेरे पास यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब जो मेरे पास यहां से गिवन है
दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग यहां से कहेंगे ये सब जो है दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो कभी भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये मेंशन नहीं होगा कि दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज से, आपको डायग्राम से, ठीक है ना, उसके डायग्राम से, क्वेश्चंस के लैंग्वेज से देख करके आपको ये पता करना होगा कि ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब जैसे सपोज कीजिए कि इस पे कभी भी कि बहुत छोटे छोटे और काफी टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, कभी भी आपके पास अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चंस के लैंग्वेज से आपको इसको पकड़ना होगा। जिस तरह से हमने कहा कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा कंसेंट्रिक सर्किल होगा। अब आपसे कह देगा कि अगर कोई एक चार्ज किसी एक सर्किल के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और कोई एक चार्ज सर्किल के सरकमफेरेंस पे ए टू बी तक जाता है, तो ए टू बी तक जाता है, या आपसे कह देगा कि उस सरकमफेरेंस पे एक चक्कर लगाता है, तब इस सब केस में आपको बताना है कि बेसिकली इसमें वर्क डन कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन, ये सब केस में आपका वर्क डन जो होगा दिस इज इक्वल टू 0, कि वर्क डन आपका 0 होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब जैसे सपोज करो कि अगर मैं कंसीडर कर लूं कि मेरे पास यहां पर कोई एक चार्ज क्यू है और ये एक सर्किल हो गया, ठीक है ना, जिसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अगर कोई बंदा ए से बी पे जाता है, ओके, तो वर्क डन कितना होगा? तो अगर कोई बंदा उसमें वर्क डन पे चाहेगा तो वर्क डन 0 होगा। अगर ये सर्किल पर एक कंप्लीट लगाएगा चक्कर तब भी वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन 0 इसलिए होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ये आपका कंसेंट्रिक सर्किल होगा। अब जैसे देखो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मेरे पास यहां से अगर ये कोई एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर O हो गया और यहां पर एक चार्ज Q को हम रखे हुए, मेरे पास यहां पे कोई एक पॉइंट P है, P से हम एक चार्ज कैपिटल Q को पहले A पॉइंट्स पे लाते हैं, फिर हम इसको B पॉइंट्स पे लाते हैं, फिर हम इसको C पॉइंट्स पे लाते हैं, ठीक है। P से पहले हम A पे आते हैं, फिर हम यहाँ पे B पे आते हैं और फिर हम यहाँ पे C पे आते हैं। तब आपको बताना है कि इसमें वर्क डन कितना होगा। वर्क डन फ्रॉम P टू A इज ग्रेटर देन P टू B या इज ग्रेटर देन P टू C, या हम कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम P टू A इज लेस देन फ्रॉम P टू B या लेस देन फ्रॉम P टू C, ओके। या मैं यहां से कहूंगा कि वर्क डन फ्रॉम P टू A इज इक्वल टू P टू B या इज इक्वल टू P टू C, या चौथा कह देगा कांट से। तो सबसे पहले आप अपना थॉट, हाउ कैन यू से, कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अपना थॉट डेवलप करोगे। ये एक पॉइंट चार्ज है, अगर हमने कह दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल अगर इसका V1 है, Q के वजह से P पॉइंट्स पे पोटेंशियल V1 है, तो A पॉइंट्स पे पोटेंशियल अगर V है तो B पॉइंट्स पे कितना होगा? तो B पॉइंट्स पे भी पोटेंशियल V ही होगा।
सी पॉइंट्स पे भी कितना होगा, पोटेंशियल यहाँ पे भी ही होगा, बिकॉज ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड दिस इज ए सर्किल। तो हमने बताया था कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ये आपका कंसंट्रिक सर्किल होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये मेरा कंसंट्रिक सर्किल है। तो इसके केस में, तीनों केस में चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा आपका V1 माइनस V, सबके केस में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इनटू Q। तो सब केस के लिए चेंज इन पोटेंशियल V माइनस V1 होगा। तो W फ्रॉम P टू A दिस इज इक्वल टू दिस। अगर वर्क डन फ्रॉम P टू B कहेंगे तो दिस इज ऑल्सो V टू Q। तो सिमिलरली सबके लिए सेम होगा, इसलिए आप कहोगे बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मेरा कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग कहेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देयरफॉर वर्क डन जो हो जाएगा मेरा सबके लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अगर मैं कंसीडर कर लूं कि मेरे पास अगर यहां पे अगर ये कोई एक सर्किल हो गया, सेंटर इसका O हो गया, ठीक है, और यहां पे मेरे पास अगर ये कोई एक पॉइंट P है, हम P से यहाँ पे A पे आते हैं और P से फिर हम यहाँ पे B पे आते हैं। ओके, P से A पे आते हैं और मैं P से B पे जाता हूं। तब आपको बताना है वर्क डन फ्रॉम P टू A इज ग्रेटर देन P टू B, वर्क डन फ्रॉम P टू A इज लेस देन फ्रॉम P टू A इज इक्वल टू P टू B, या डन। या आपके पास इस टाइप का दे देगा कि वर्क डन फ्रॉम P टू A इज इक्वल टू P टू B इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन आर गिवन। इसमें से क्या आंसर कहेंगे आप? सेम यहां पे भी होगा, यही रीजन होगा कि यहां पे पोटेंशियल अगर V1 है, यहां पे V है, यहां पे V है, देयरफॉर वर्क डन आपका PA इज इक्वल टू PB होगा, कि दोनों केस के लिए वर्क डन आपका सेम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कह दूं कि मेरे पास यहां पे अगर कोई एक चार्ज है जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है O पे, यहां पे कोई एक पॉइंट P है, P से पहले हम A पे आते हैं, फिर हम यहां से B पे आते हैं। ऑप्शन सेम है, आपको बताना है कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज लेस देन PB, P इज इक्वल टू PB, या PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 0। तो इसके केस में अगर हम लोग लेकर के देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो A पे भी V होगा, B पे भी V होगा। तो P, A and B these are equipotential surface, या these are the equipotential point है। तो therefore उसके केस के लिए आप कहोगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा कि PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 0। तो कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहेगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज से जो क्वेश्चन अगर गिवन होगा उससे लेकर के आपको पता करना होगा, उसको देख करके आपको मालूम करना पड़ेगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग के पास यहां पर एक छोटा सा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे देखो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जिस तरह से हमने डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास, सॉरी, टू ब्रिंग ए चार्ज, नॉट ए यूनिट चार्ज। कहेंगे इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज from infinity to a point without acceleration against the electrostatic force. Okay, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी एक चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जैसे देखो, अगर हम किसी एक फर्स्ट चार्ज को लेकर के आते हैं तो फर्स्ट चार्ज के लाने में मेरे पास यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? पहले से कोई चार्ज था ही नहीं, यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल, देयरफॉर वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसको हमने ला लिया Q1 को, अब मैं Q2 को लाऊंगा, तो जब मैं यहां से अगर Q2 को अगर मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो Q2 को अगर मैं लेकर के आऊंगा तो अब इसके पोटेंशियल में आपका वर्क डन होगा, तो इसके पोटेंशियल में हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड के लिए लाएंगे, अगर हमने Q2 को ला दिया, अब Q3 को लेकर के आइएगा तो इसमें वर्क डन Q1 के वजह से भी होगा एंड Q2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास याद रखना कि अगर एक चार्ज अगर मेरे पास यहां से अगर ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R हो जाता है, तो इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम मेरे पास गिवन है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, यहां से अगर ये गिवन होगा तो हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो अगर कोई एक पॉइंट चार्ज अगर गिवन होगा, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर गिवन होंगे, तो इफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आर गिवन, तो देन देयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अब इसमें दोनों चार्ज का डिस्टेंस दे देगा, आपके पास R दे देगा, Q1 Q2 दे देगा, तो अब आप यहाँ पे लेकर के इसके पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर गिवन होगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लोगे। देखो, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया, यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पे इसके साइड का लेंथ L है। मीन्स 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हाउ मेनी सिस्टम्स इन दिस कॉन्फ़िगरेशन? तो हम लोग कहेंगे कि सर इसमें 3 सिस्टम्स है, BC, AB एंड AC। तो अब इसके पास एनर्जी कितनी होगी? तो अगर हम इसके पास एनर्जी को लिखेंगे तो एक सिस्टम का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन L। मेरे पास यहाँ पे हाउ मेनी सिस्टम्स हैं? इंटू 3 है, तो देयरफॉर इंटू 3 कर देंगे। तो इस सिस्टम्स की, ये जो तीनों सिस्टम गिवन है, इस तीनों सिस्टम्स की आपको यहाँ पे एनर्जी आ गई। इसी तरह से हमको इसके साइज को डबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा?
how much work you have to done for when the side of the becomes डबल, कि जो है अगर इस ट्रायंगल के साइड का लेंथ अगर डबल हो जाता है तब आपको उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा। तो अगर आप इसके लिए वर्क डन अगर आप करेंगे तो मेरे पास यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l इंटू 3। अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो आपके पास वर्क डन निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। तो इस तरह से आप यहां से इसका वर्क डन फाइंड कर लेंगे, आप यहां से इसका वर्क डन निकाल लोगे। अब जैसे देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 4 चार्जेस है and they are placed at the vertices of an square, तो vertices of an square, yes, this is A, this is B, this is C and this is D, A B C D दिए हुए हैं, इसके साइड का लेंथ x है और यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है। A B C D दिए हुए हैं और सब चार्जेस जो है A B C आपके पास यहाँ से ये x है। तो आपको बताना है, आपको वर्क डन निकालना है। हम आपसे कहेंगे कि अगर इस साइड के लेंथ को हाफ करोगे, हाउ मच वर्क यू हैव टू, अगर इस स्क्वायर के साइड के लेंथ को हाफ करना है तो साइड के लेंथ को हाफ करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताइए कि इसमें हाउ मेनी सिस्टम्स, यस एनीबॉडी, कितने सिस्टम्स है इसमें बताइए, हाउ मेनी सिस्टम्स। तो देखो हम लोग यहां से कहेंगे, यस नहीं, हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि इसमें 6 सिस्टम्स है, नॉट 4 सिस्टम्स। 4 साइड वाले हो गए और 2 डायगोनल वाले हो गए। तो इनिशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x इंटू 4 और प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √2x इंटू 2, √2x इंटू 2। तो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। हमने कह दिया कि मेरा यहाँ पे इसके पास एनर्जी हो गई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x इंटू 4, 1/Q इंटू √2 इंटू दिस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लेंथ को हाफ करनी है, तो इसके लेंथ के हाफ कर देंगे तो अब आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू 4 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू x अपॉन 2 इंटू 2। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी। तो अगर आपको वर्क डन निकालनी है तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया। प्लीज़ अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको लाइक के मैंने समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करें। आप मेरे चैनल को फारूक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करें और अगर आप ये महसूस कर रहे हैं आप कि नहीं कि मेरे साथ साथ और को भी अगर इसका बेनिफिट हो, और को भी इसका फायदा हो, तो आप जानते हैं कि यही एक चीज़ है, इल्म ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ही ऐसी चीज़ है कि इसको जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता है। और कोई भी चीज़ आप ले लीजिएगा, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो घटना शुरू हो जाएगा। बट इल्म है, शिक्षा है, एजुकेशन है, आप इसको जितना ही डिस्ट्रीब्यूट कर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे उतना ही आपका लेवल जो है आपका बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज और आपको बढ़े और आपका, तो प्लीज़ आप अपनों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग इतना क्लोज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे लोग कैपेसिटेंस। तो आज इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।